एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम जनक है और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेल ओसीटी मेटलर्जी में प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। मैं पूरे क्वेश्चंस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आंसर को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और इस सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड की हुई है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 35 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज, मतलब ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन हमें मिलता है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन या नोडुलर आयरन। तो यहाँ पे राइट आंसर है पिग आयरन। ओके, ब्लास्ट फर्नेस से हमें मिलता है पिग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट कोर्स ग्रेन मटेरियल इज, मतलब जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है उसमें जब हम कोर्स ग्रेन मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं तो कैसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऑप्शन है यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी या डी है आइदर लो और हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका लो फ्रीक्वेंसी। ओके, क्योंकि जब कोर्स ग्रेन मटेरियल होता है, ठीक है, तो हमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के थ्रू क्रैक का पता करना है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है वो एक एनडीटी टेस्टिंग मेथड है। एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल के अंदर बहुत ही स्मॉल क्रैक को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोर्स ग्रेन मटेरियल है तो उस केस में हमें लो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अगर हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो वहाँ पे रिजल्ट जो है बेहतर नहीं आती, ख़राब रिजल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एकदम स्मॉल में आपको बता देता हूँ बहुत ब्रीफ में कि एक्चुअली में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में होता क्या है। उसमें इस तरह से मान लीजिए ये एक मेटल है जिसमें हमें क्रैक को डिटेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा क्रैक है बीच में, ठीक है, तो उसमें एक होता है प्रोब। ओके, और ये प्रोब जो है ये कनेक्ट होता है इसकी मशीन से। तो इस प्रोब से क्या निकलता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे ऑडिबल रेंज से काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है वो क्या करती है, जो रेज है वेव्स जो है वो नीचे जाती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें कोई क्रैक ना रहा तो ये दूसरे सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है, मतलब मेटल के दूसरे सरफेस से। लेकिन अगर क्रैक रहा तो क्या होता है, ये क्रैक से ही टकरा के वापस चली जाती है प्रोब में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो काफ़ी जल्दी वापस जा रही है प्रोब में। तो इससे क्या होता है, ये डिटेक्ट कर लेता है कि अंदर में कोई ना कोई क्रैक है। ठीक है, तो जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है क्रैक को पता लगाने के लिए किया जाता है और इससे बहुत ही छोटा क्रैक, हेयर लाइन क्रैक को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम इज डन बाई। ठीक है, तो एल्युमिनियम की रिफाइनिंग किसके थ्रू करते हैं, जोन रिफाइनिंग, हुप्स रिफाइनिंग, हैरिस प्रोसेस या फिर नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है हुप्स प्रोसेस। ठीक है, तो हुप्स प्रोसेस जो है वो एल्युमिनियम रिफाइनिंग का एक मेथड है। इसमें क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या पता करते हैं, क्या निकालते हैं, हम एल्युमिनियम का प्रोडक्शन करते हैं हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस के बाद। ठीक है, तो उस प्रोसेस के बाद हमें क्या होता है, 99% प्योर एल्युमिनियम हमें मिल जाता है। लेकिन हमें और ज़्यादा प्योरिटी का एल्युमिनियम चाहिए। ठीक है, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के लिए उससे भी ज़्यादा प्योर एल्युमिनियम अगर हमें चाहिए तो हम उस केस में हुप्स प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हुप्स प्रोसेस के थ्रू हमें बहुत ही हाई प्योरिटी का एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द केस हार्डनिंग अचीव्ड बाय नाइट्राइडिंग इज अप्रॉक्सीमेटली। तो नाइट्राइडिंग के थ्रू हमें कितना केस हार्डनेस मिलता है, ठीक है, या सरफेस हार्डनेस कितना हमें जनरली मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन है 150, 1150, 550 या 2500 वीपीएन। वीपीएन मतलब विकर्स हार्डनेस नंबर है ये। ठीक है, वीपीएन इसको ये विकर्स नंबर है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है 1150। ठीक है, तो 1150 विकर्स हार्डनेस हमें मिलता है बाय द नाइट्राइडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टीआईजी वेल्डिंग इज यूजफुल इन वेल्डिंग ऑफ, मतलब टीआईजी वेल्डिंग जो है वो किसके वेल्डिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन या टाइटेनियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली में कन्फ्यूज़न है क्योंकि स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम दोनों का ही जो है वेल्डिंग किया जाता है टीआईजी से ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है बट मैं जाऊँगा स्टेनलेस स्टील की ओर, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है जिसमें काफ़ी मतलब क्रोमियम होता है और दूसरी टाइप का अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो क्रोमियम लॉस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस केस में मैं जाऊँगा स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, बाकी स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम दोनों में यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो टीआईजी वेल्डिंग के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ कि टीआईजी वेल्डिंग में जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और ये एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है।
ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, ये आप हमेशा याद रखिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस केस में होता है, तो यहाँ पे टीआईजी के केस में होगा, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के केस में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्यूपेला इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग। तो क्यूपेला फर्नेस किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है कॉपर, कास्ट आयरन, स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका कास्ट आयरन, ठीक है। तो कास्ट आयरन के मेल्टिंग के लिए हम क्यूपेला फर्नेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टील ग्लासेस आर मेड बाई। तो स्टील के ग्लास किससे बनता है, कौन से प्रोसेस से? फोर्जिंग से, डीप ड्राइंग से, मशीनिंग से या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बी, डीप ड्राइंग, ठीक है। तो डीप ड्राइंग के थ्रू हम स्टील का ग्लास मतलब जो घर में हम जिस ग्लास में पानी पीते हैं उस टाइप के ग्लास हम डीप ड्राइंग से ही बना सकते हैं। ये एक शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑरेंज पील इफेक्ट इज ड्यू टू, ठीक है। तो ऑरेंज पील इफेक्ट किसके कारण होता है? फाइन ग्रेन, लार्ज ग्रेन, फाइन इलोंगेटेड ग्रेन या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं बता दूं कि ऑरेंज पील एक्चुअली में होता क्या है, ऑरेंज पील इफेक्ट, ठीक है, होता क्या है जब हम शीट मेटल फॉर्मिंग करते हैं, ठीक है, मतलब शीट मेटल से कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मान लीजिए हम स्टील का ग्लास ही बना रहे हैं बाय द डीप ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। तो डीप ड्राइंग प्रोसेस में हम कोई भी शीट मेटल का यूज़ करते हैं और शीट मेटल में हम क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं। तो शीट मेटल क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तो पतला होने के कारण जब उसमें लार्ज डिफॉर्मेशन करते हैं तो उसके सरफेस में, उसका जो सरफेस है एक रफ सरफेस हमें मिलता है, ठीक है, सरफेस रफ हो जाता है। और वो किस तरह से रहता है, आप जो ऑरेंज देखे होगे, संतरे देखे होगे, तो संतरे के सरफेस जो है ऊबड़ खाबड़ रहता है, रफ रहता है। उसी तरीके से क्या होता है कि शीट मेटल में भी उस तरह का रफ सरफेस हमें दिखता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है ऑरेंज पील इफेक्ट, ठीक है। और इसका होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए यहाँ पे अब ग्रेन का क्या रोल है यहाँ पे, तो मैं बताता हूँ ग्रेन का क्या रोल होता है। अगर जो शीट मेटल है उसमें अगर लार्ज ग्रेन होगा, ठीक है, मान लीजिए ये इस तरह से मेटल है कोई, है ना, ये हम सबको पता है कि कोई मेटल जो है ग्रेन से बना होता है, उसमें हज़ारों लाखों ग्रेन्स होते हैं इस तरह से, ओके, इस तरह से ग्रेन्स होते हैं और ये सब ग्रेन बाउंड्रीज होती है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम शीट मेटल फॉर्मिंग करते हैं तो हर ग्रेन जो है, हर इंडिविजुअल ग्रेन जो है वो डिफॉर्म होता है, ठीक है। और हर जो इंडिविजुअल ग्रेन्स है वो अपने अपने लेवल में डिफॉर्म होता है, कोई ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है, कोई कम डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो ग्रेन है, ये वाली ग्रेन जो है वो थोड़ी ज़्यादा डिफॉर्म हो गई किसी वजह से, ठीक है, ये वाली ग्रेन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डिफॉर्म हो गई, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें एक रफ सरफेस मिलता है, ठीक है। और ये किस केस में काफ़ी ज़्यादा होगा ऑरेंज पील इफेक्ट, तो वो होता है लार्ज ग्रेन के केस में। अगर ग्रेन्स का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो तो उस केस में ऑरेंज पील इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर फाइन ग्रेन होता है तो फाइन ग्रेन अगर अपने लेवल पर डिफॉर्म होता है, ठीक है, तो वो उतना डिफॉर्म नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में पहले से ग्रेन्स जो है वो फाइन्स है, ठीक है। तो वो जब डिफॉर्म होंगे तो जनरली रफ सरफेस नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अगर लार्ज ग्रेन्स होता है तो उसमें आसानी से रफ सरफेस बनते हैं और इसी को बोलते हैं ऑरेंज पील इफेक्ट। तो ऑरेंज पील इफेक्ट होता है आपका लार्ज ग्रेन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, लार्ज ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पेटेंटिंग हीट ट्रीटमेंट इज यूज्ड इन। तो पेटेंटिंग हीट ट्रीटमेंट जो हो कहाँ यूज़ किया जाता है या किस लिए यूज़ किया जाता है? रोलिंग में, वायर ड्राइंग में, एक्सट्रूजन में या फोर्जिंग में? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वायर ड्राइंग में, ठीक है। तो जो वायर जो होता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम पेटेंटिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ राइजर इज, ठीक है। तो ये फाउंड्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फंक्शन जो राइजर का फंक्शन क्या है, ऑप्शन है यहाँ पे फॉर एस्केप ऑफ हॉट गैसेस, टू नीड द मेटल टू द कास्टिंग, टू फीड द मेटल टू द कास्टिंग, टू हेल्प फ्लो ऑफ मेटल टूवर्ड्स द मोल्ड कैविटी या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए, फॉर एस्केप ऑफ हॉट गैसेस, ठीक है। तो राइजर जो होता है वो जो गैसेस निकलती हैं, ठीक है, जब हम कास्टिंग करते हैं, जो सॉलिडिफाई होता है मेटल, तो वहाँ से कुछ अमाउंट में गैसेस जो निकलती है उसके लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। वहाँ से जो हॉट गैसेस जो है वो स्केप होती है राइजर के थ्रू, ठीक है। राइजर का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, राइजर क्या होता है, एज ए मेटल रिजर्वायर भी काम करता है, ठीक है। एक्चुअल में कैसे होता है, मान लीजिए ये कास्टिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए एक मोल्ड है, तो जो राइजर है यहाँ पे एक लगा होता है राइजर बड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे आपका होता है जो रनर और गेट होता है, ठीक है। यहाँ से मेटल इंटर होता है, ये इस तरह से होता है रनर, ये होता है, ये रनर होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है स्प्रू, ठीक है। तो इस स्प्रू में क्या डाला जाता है, मेटल, ये स्प्रू से मेटल डाला जाता है और ये रनर और गेट के थ्रू इसमें जाता है मोल्ड कैविटी में, ठीक है। और ये मोल्ड कैविटी के बाद ये जाता है राइजर में, तो ये राइजर में यहाँ तक हम क्या करते हैं, मेटल को फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसी जैसी जो
मेटल है जो वो सॉलिडिफाई होता है तो धीरे धीरे वो श्रिंक होता है, ठीक है। इसके अंदर जो मेटल है वो धीरे धीरे श्रिंक होगा, तो श्रिंक होने की वजह से मेटल की जो है कमी पड़ जाती है। तो जो जितनी मेटल की कमी पड़ती है वो हम देते हैं, वो आता है फिर रिजर्वायर से, सॉरी राइजर से, ठीक है। तो राइजर जो है एज ए रिजर्वायर भी काम करता है। अगर मेटल का अमाउंट कम हो गया है तो वो राइजर से क्या होता है, वापस किस में आ जाता है, मोल्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो एज ए रिजर्वायर भी काम करता है जो राइजर होता है, ठीक है। ये दो फंक्शन मेन होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, टू फीड द मेटल टू द कास्टिंग, ठीक है। तो मेटल फीड कराने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा स्प्रू। ये अगर ये रहता है क्वेश्चन, टू फीड द मेटल टू द कास्टिंग, तो हम स्प्रू के थ्रू कराते हैं, ठीक है, मेटल फीडिंग। यहाँ पे क्या दिया, टू हेल्प फ्लो ऑफ मेटल टूवर्ड्स द मोल्ड कैविटी, ठीक है। तो मेटल को मोल्ड कैविटी की तरफ फ्लो कराने में कौन मदद करता है, तो वो करता है रनर और गेट, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच इज सॉलिड सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन है यहाँ पे यूटेक्टिक, पेरिटेक्टिक, यूटेक्टॉइड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका यूटेक्टॉइड, ठीक है। यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आपने आयरन कार्बन डायग्राम में देखा होगा कि जो गामा होता है, गामा फेज या ऑक्साइड फेज, वो कन्वर्ट होता है आपका फेराइट में और सीमेंटाइट में, ठीक है, जिसको डायरेक्टली हम दोनों को बोल देते हैं पारलाइट। मतलब ऑक्साइड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट होता है पारलाइट में, और पारलाइट जो है मिक्सचर होता है फेराइट और सीमेंटाइट का, ठीक है। तो इसमें तीनों जो है वो सॉलिड है, तो ये हो गया सॉलिड सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये होता है आपका 727 डिग्री सेल्सियस में 0.8% कार्बन पर, ठीक है। यहाँ पे बाकी को भी मैं बता देता हूँ। यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, यूटेक्टिक रिएक्शन में जो होता है एक सिंगल लिक्विड होता है, ठीक है, और ये जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है डायरेक्टली दो अलग अलग सॉलिड में, ठीक है, H1 प्लस H2 में, ठीक है। तो आयरन कार्बन डायग्राम में आपने देखा होगा यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट में, ठीक है। जो लिक्विड फेज होता है वो ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट में जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये यूटेक्टिक रिएक्शन जो होता है 4.3% कार्बन पे होता है और 1147 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम से आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और नेक्स्ट यहाँ पे एक और है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक लिक्विड और एक सॉलिड जो है दोनों मिल के बनाते हैं कोई दूसरा सॉलिड, ठीक है। एक लिक्विड और एक सॉलिड मिलकर क्या बनाएंगे, किसी और टाइप का सॉलिड बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि आयरन कार्बन डायग्राम में एक एग्जांपल है, इसमें क्या होता है कि लिक्विड और जो डेल्टा फेज है, ठीक है, डेल्टा फेराइट फेज है, वो मिल के बनाते हैं आपका ऑस्टेनाइट या गामा फेज, ठीक है। तो ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन होता है वो 0.17% कार्बन पे होता है और वहाँ पे टेम्परेचर होता है 1394 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक इन कॉपर ग्रेडली रिड्यूसेस इट्स। मतलब जो आर्सेनिक है कॉपर के अंदर क्या कम करता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टेनासिटी एंड हार्डनेस, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कॉपर के अंदर अगर स्मॉल अमाउंट में भी आर्सेनिक प्रेजेंट होता है तो वो कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बहुत ही कम कर देता है, ठीक है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के लिए कॉपर का यूज़ करना है तो वहाँ पे आर्सेनिक का अमाउंट नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ओर ऑफ जिंक इज। तो जिंक का ओर कौन सा है। ऑप्शन है गैलेना, एजुराइट, कैलामाइन या सेरूसाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है एजुराइट, ठीक है। तो एजुराइट जो है जिंक का एक ओर है, ठीक है। इसका एक पुराना नाम है जनरली, इसको आप याद रखिए। एजुराइट जो है वो जिंक का एक ओर है, वहीं जो गैलेना है वो लेड का ओर है, PbO, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कि PbO एक लेड का ओर है। वहीं जो कैलामाइन है वो ये होता है आपका कॉपर का ओर होता है, ठीक है। और सीजूराइट का भी आई थिंक कॉपर का ही होता है, इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। आई थिंक जो कैलामाइन और जो सेलूसाइट है वो दोनों कॉपर के ओर होते हैं, ठीक है। गैलेना तो लेड का हो गया और एजुराइट जो है वो जिंक का हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइडियल सिलिकॉन कंटेंट इन पिग आयरन यूज्ड फॉर बेसिक प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज।
मतलब जो सिलिकॉन कंटेंट है पिग आयरन में वो कितना होना चाहिए, ठीक है, आइडियली कितना होना चाहिए अगर हम उसको बेसिक प्रोसेस में यूज़ करने वाले हैं तो। ऑप्शन यहाँ पे 0.01, 0.5, 1.5 या 2%। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बी 0.5%। ओके, इससे कम क्यों नहीं हो सकता? देखिए, इससे अगर कम होगा तो क्या होगा, हम बेसिक प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं स्टील मेकिंग के लिए, मतलब एलडी कन्वर्टर प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पे हम कोई भी एक्सटर्नल हीट सोर्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वो थ्रू केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जो सिलिकॉन है वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सिलिका, ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, और यही हीट हम यूज़ करते हैं स्टील मेकिंग के टाइम पे। तो अगर इससे कम होगा तो आपको एक्सटर्नल हीट देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे कम भी नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट ये है कि इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए जो सिलिकॉन है वो बनाता है सिलिका, और सिलिका जो है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो हमें सिलिका को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लाइम डालना पड़ेगा, ठीक है। लाइम जो है वो बेसिक होता है, तो लाइम डालोगे तो सिलिका दोनों मिलकर क्या होता है, स्लैग बनाता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा सिलिका होगा तो हमें ज़्यादा लाइम डालना पड़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा स्लैग बनेगा, और ज़्यादा स्लैग बनता है तो प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टील मेकिंग के टाइम पे, ठीक है। और दूसरी बात है कि पैसे का भी लॉस है, क्योंकि हम ज़्यादा अमाउंट में लाइम डालेंगे तो उससे ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा, ठीक है। तो आइडियल कितना होना चाहिए, 0.5% होना चाहिए सिलिकॉन कंटेंट। इससे कम भी अच्छा नहीं है, इससे ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 18.8 स्टेनलेस स्टील इज, ठीक है, मतलब 18.8 स्टेनलेस स्टील क्या है? ऑप्शन है हाई अलॉय स्टील, मीडियम अलॉय स्टील, लो अलॉय स्टील या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हाई अलॉय स्टील, ठीक है। अगर किसी भी स्टील में जो अलॉइंग एलिमेंट का कंटेंट है 10% से ज़्यादा है तो उसको बोला जाता है हाई अलॉय स्टील, ठीक है। और यहाँ पे 18 का मतलब है 18% क्रोमियम, 8 का मतलब है 8% निकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये स्किन पास इज गिवन टू स्टील शीट इन ए रोलिंग, ठीक है। मतलब जब हम शीट रोलिंग करते हैं, जो शीट होता है पतली शीट की, जब हम रोलिंग करते हैं तो स्किन पास क्यों दिया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे टू मेक द सरफेस स्मूथ, टू इम्पार्ट डक्टिलिटी, टू अचीव क्लोज टॉलरेंस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है यहाँ पे आपका टू मेक द सरफेस स्मूथ, ठीक है। तो स्किन पास जनरली आखिरी में दिया जाता है, लास्ट में, ताकि जो सरफेस जो बन रहा है वो बहुत ही स्मूथ बन सके, ठीक है। और स्किन पास में जो है बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होता है, बहुत ही कम डिफॉर्मेशन होता है, अराउंड 1% ही डिफॉर्मेशन हम करते हैं, ठीक है। और इसका मेन पर्पस होता है सरफेस को स्मूथ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिक रिफ्रैक्ट्री इज, इनमें से कौन सा बेसिक रिफ्रैक्ट्री है? ऑप्शन है फायर क्ले, सिलिका, क्रोम मैग्नेसाइट या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए बेसिक रिफ्रैक्ट्री यहाँ पे है क्रोम मैग्नेसाइट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, क्रोम मैग्नेसाइट। सिलिका और जो फायर क्ले होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एन आर्क वेल्डिंग इफ डी जो है डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड रॉड डायमीटर द लेंथ ऑफ आर्क शुड बी, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में पूछ क्या रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क और डी के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे डी 0.5D, 2D या 2.5D। तो आर्क लेंथ आपका होना चाहिए डी के बराबर, मतलब आर्क का लेंथ और इलेक्ट्रोड का डायमीटर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ए, आर्क लेंथ इज इक्वल टू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर कॉपर इज, मतलब कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन है यहाँ पे 1981 फ़ारेनहाइट, 1600 फ़ारेनहाइट, 500 फ़ारेनहाइट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है 1981 या 1981 फ़ारेनहाइट। ओके, अगर डिग्री सेल्सियस में बोला जाए तो ये होता है 183 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 1083 डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस में बोला जाएगा तो ये होगा, और फ़ारेनहाइट में बोला जाएगा तो ये इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज, मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है
यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका डी 2.5:1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज, मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है 1:1, 1.5:1, 2:1 या 2.5:1। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है 2.5:1, मतलब जो ऑक्सीजन कंटेंट है या ऑक्सीजन का अमाउंट है वो एसिटिलीन के अमाउंट के 2.5 गुना होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। ओके, तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल रहा होगा और आपकी तैयारी के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। ऐसे ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।